ఇండో బ్రిటిష్ అడ్వాన్స్డ్ పెయిన్ క్లినిక్ నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ 9155515563. 20 ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా లైక్ మన తెలుగులో మీ యొక్క జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేసి. वो मुंबई में मिले तो हिंदी फिल्म करेंगे, ఓకే. तो बाद में बोलते नहीं सर ये तेलुगु फिल्म है। मैं बोला सर नहीं, मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపడం మీ సత్య లే దమ్ముంటే వాడిని కడికి రమ్మని చెప్పరా. మీ యొక్క జర్నీ అనేది ఒకసారి చూస్తే పూణే దగ్గర ఒక స్మాల్ విలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. बीकॉम करने के बाद और मुंबई में मैं लॉ पढ़ रहा था। వితిన్ 15 మినిట్స్లో డిసైడ్ చేసేసుకొని మీరు యాక్టర్ అయిపోయారు. पैसे के लालच में मत करो, फेम के लालच में मत करो, कुछ लालच में मत करो। जो काम में मजा आता है आपको वो काम अगर करना है ना, और बस शुरू हो जाओ तो आप सक्सेस आपको मिलेगा। फिर कट्टू हम लोग खाना खाने गए, मैं मिलिंद गुना जी, वो मेरे दोस्त और एक मेरे गांव का बंदा, एक होटल में गए, बड़े होटल में खाना खाने बैठे। खाना आ गया, और रवि 20 रुपए होंगे तेरे जेब में, हाँ बिल दे सकता है? अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बार बार होता हूँ। और रख दिया सर, नहीं खा पाया मैं, और मैं सॉरी बोला, मुझे नहीं आना चाहिए था। సర్కార్ ఆర్జీబీ గారు ఈజ్ అ వెల్ నోన్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ కానీ. 100%. సో ఆయన మిమ్మల్ని మెయిన్గా చందర్ అనే క్యారెక్టర్కి సర్కార్లో క్యాష్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? पहला शॉट ఓకే. बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं, आज पहली बार, और उनके ऊपर गुस्सा करना है। कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली, ఓకే. पर मैं थिएटर वाला ना, मुझे बोलते भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब। తెలుగులో మీరు చాలా మూవీస్ అనేది కూడా యాక్ట్ చేశారు. యూజువల్గా తెలుగులో మీకు నచ్చిన మూవీ, నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్? సినిమా అయిపోయింది రాంబాబు, ఇంకా హ్యాపీగా నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ జైల్లో కాపురం పెట్టుకోవచ్చు. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ చాణక్య. అండ్ ఈరోజు అయితే ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ని కూడా మనం ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఆయన ఎవరంటే మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో యాక్ట్ చేశారు, ఆ తర్వాత నాగార్జున గారితో, ఇలా ఒక్కరు లేదు అంటే ఒక్కరని కాదు ఎన్నని కాదు చాలామంది యాక్టర్స్తో మరి పని చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి అయితే తన కెరియర్ అనేది ఎలా ఉంది, ఈ యొక్క సక్సెస్ జర్నీ అనేది ఎలా ఉందా ఏంటా అనేది కూడా ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్న రవి కాలే గారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, నమస్తే. నమస్కార్, అందరికీ నమస్కారం. आपको भी नमस्कार, आपके पूरे टीम को नमस्कार. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఐ డ్రీమ్ మరి స్టూడియోలో ఉన్నారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీరు ఇంటర్వ్యూకి రావడం. थैंक यू, Yeah. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, मुझे मौका मिला आपके यहाँ पे आने का और बात करने का. యా సార్. 20 ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటా లైక్ మన తెలుగులో మీ యొక్క జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేసి. यस సో విత్ మాస్. यस, फर्स्ट फिल्म मास First विद film in नागार्जुना सर, యా. और डायरेक्टर थे हमारे लॉरेंस, मास्टर लॉरेंस. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, और वो फिल्म ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मैं जब मुझे मिले थे लॉरेंस मास्टर मुंबई में, Yeah. तो मैं पहली बार समझा था कि वो मुंबई में मिले तो हिंदी फिल्म करेंगे, ఓకే. तो बाद में बोलते नहीं सर ये तेलुगु फिल्म है। मैं बोला सर नहीं, मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। Okay. बोले नहीं नो प्रॉब्लम, आप चलो। तो वो डायलॉग आज भी मैं आया, वो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और आज भी मुझे उस फिल्म के डायलॉग याद है. उसमें मुझे याद है मुझे कि ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపడం మీ సత్య
ले दम उंटे వాడికి రమ్మని చెప్పరా వా పొలిటీషియన్లు దీంట్లో ఎంటర్ అవ్వద్దు సార్ సత్యమల్చతే వదిలేయాలా మీ డ్యూటీ మీరు చూసుకోండి నా డ్యూటీ నన్ను చూసుకునివ్వండి तो ये इतना कॉन्फिडेंस मिला वो डब भी किया था मैंने पहली फिल्म में ఓకే तो फिर उसके बाद मैंने सरकार की और सरकार करने के बाद एज अ मेन विलन मैं साउथ इंडस्ट्री में पूरे तीनों इंडस्ट्री में आ गया पहुंच गया पर एक मास करने की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट था और मतलब सीधा लैंड हो गया और तीनों इंडस्ट्री के डोर ओपन हो गए मेरे लिए Okay. और अभी 20 साल हो गए तीनों इंडस्ट्री में मतलब हिंदी भी है मराठी भी है गुजराती भी है मतलब 6 इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर టోటల్ 6 ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేశారా इंडस्ट्रीज ఇన్ గుజరాత్లో కూడా गुजरात में पूरा ఓ గుజరాత్లో ఎన్ని మూవీస్ చేశారు సార్ वन फिल्म ओनली One हाँ बट वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है इसलिए वहाँ से भाग गया मैं क्योंकि आजकल दुनिया पूरी कमर्शियल है हाँ। तो जहाँ आपको ज़्यादा काम है या ज़्यादा ये है वहाँ पहुँचना जब ज़रूरी है और वहाँ पे जाके रहना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए तेलुगु तमिल कन्नड़ा कन्नड़ा। और हिंदी मराठी साल में एक आध दूसरी फिल्म करता हूँ मराठी इंडस्ट्री भी छोटी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे भी मुश्किल है रहना మరాఠీ ఇండస్ట్రీ మీ హోమ్ ఇండస్ట్రీ यस आई एम मदर टंग इज मराठी యా हाँ पर मैं हाँ कई बार बहुत लोगों को कहता हूँ जन्म दिया मराठी माँ ने पर पाल पोस कर बड़ा किया तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये जो मौसी बोलते हैं हम लोग Okay. माँ की सिस्टर्स Yes. इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया बहुत प्यार दिया नाम दिया सब कुछ दिया तो थैंक यू और ऑडियंस के लिए भी कहता हूँ वापस थैंक यू సార్ ఇన్ని ఇయర్స్లో మీ ఇంటర్వ్యూ అనేది కూడా తెలుగులో ఎప్పుడూ చూడలేదు సో వెరీ 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 రేర్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ సో ఇలా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఇట్ వాస్ ఎ గుడ్ థింగ్ మీలో ఒక ఫిల్మీ యాంగిలే కాకుండా ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సో మీ యొక్క లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవి ఓకే यस 100%. Okay. और आप जो ये अभी जो बात किया ना तो इससे बाकी लोगों को भी जो है ना कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री या और हर इंडस्ट्री में हर जगह जाने के लिए जो गांव खेड़े के बच्चे हैं वो तेलुगु में हो सकते हैं वो कन्नड़ा में हो सकते हैं कर्नाटक में हो सकते हैं आंध्रा में हो तेलंगाना में हो सकते हैं या तमिलनाडु में तो उनको भी एक ये मिलता है इंस्पिरेशन मिल जाता है Right. कि यार हाँ मतलब आपका सपना पूरा करना है तो वो आपका जज्बा होना चाहिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और लर्न करके आना है हर चीज़ सीख के आना है तो ड्रीम आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा మీ యొక్క జర్నీ అనేది ఒకసారి చూస్తే పూణే దగ్గర ఒక స్మాల్ విలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది यस సో ఆ పూణే అక్కడ కూడా ఫెసిలిటీస్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉండేది కాదు సో ఫ్రమ్ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీస్ టు ద నౌ ఇట్స్ అనే ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఎలా అనిపిస్తుంది सर बहुत लंबा जर्नी है बहुत लंबी कहानी भी है पर इन शॉर्ट में बोलूँगा Yeah. और कई लोग जब मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ पूना डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है 100 हाउसेस है आज भी 100 ही है और आज एक भी 100 पहाड़ हाँ पहाड़ अंते के- होंदा? हाँ क्योंकि वो पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है क्योंकि वहाँ क्यों दूसरा कोई घर बनाएगा क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं कमर्शियल कुछ है ही नहीं है खेती बाड़ी है आजू बाजू में और बीच में पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है 100 हाउसेस है और सारे अल्प भूधारक कहा जाता है जिनको जो मतलब 3-4 एकड़ लैंड के अंदर ही लैंड है उनके पास तो Okay. मतलब ग्रोथ का भी चांस नहीं है तो ऐसे गांव में पैदा हुआ और मतलब ये भी कहना चाहिए कि पहली फिल्म करने तक मेरे घर में टीवी नहीं था मतलब सरकार करने तक టీవీ అస్సలు లేదు घर में टीवी नहीं था मुंबई में आया था फिर भी टीवी नहीं था Okay. और ना मैंने फिल्में देखी थी पर ये गांव से आया जब ग्रेजुएशन करने के बाद बीकॉम करने के बाद और मुंबई में मैं लॉ पढ़ रहा था Okay. तो क्योंकि पुलिस ऑफिसर बनना था तो लॉ करूँगा तो एज अ ऑफिसर वो हेल्प मिलेगा और एक अच्छा एक एजुकेशन भी हो जाएगा ఓకే और कराटे कर रहा था और उसी मेरे ही कॉलेज में एक्टिंग वर्कशॉप था ఓకే और वो संडे को चाह रहता था खाली एवरी संडे और वो शुरू हुआ था जस्ट मतलब 1.5 साल लॉ कर रहा था सेकेंड ईयर में था मैं तो उसमें लॉ उसी कॉलेज में मेरा जो एक 10th तक मेरा एक दोस्त था ఓకే जो मेरे गांव में पर वो मुंबई आके उसने ग्रेजुएशन किया था और वो मुंबई में रुइया कॉलेज में उसने ग्रेजुएशन किया था तो रुइया कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है मुंबई में वहाँ पे थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है Yeah. बहुत से एक्टर्स वहाँ से निकले हैं मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो कॉलेज वाले तो उसको मिलना था एक्चुअली मुझे तो मैं बोला उसको फ़ोन किया कि अरे यार मैं मिलना चाहता हूँ कुछ काम है तेरे से
तो बोला अच्छा ठीक है। तो वो उस वक्त वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज की जो मुंबई की बिल्डिंग है उसमें 23rd फ्लोर पे वो जॉब करता था एज ऑफिसर। ओके तो उसको मिलना था। तो बोला तू इतना लंबा क्यों आता है? तो मैं तेरे ही कॉलेज में हर संडे आता हूँ, तो लास्ट संडे आया था, अभी नेक्स्ट संडे भी हूँ, तो वहाँ मिलते हैं। मैं बोला अरे हाँ बेस्ट, क्योंकि मैं नज़दीक ही रहता था मेरे कॉलेज से। तो मैं कॉलेज में मिलने गया उसको संडे के दिन। तो मैं 11 बजे कुछ पहुँच गया, 11 सवा 11 बजे। और वो देखा मैंने वहाँ पे, मुझे कुछ मालूम नहीं वो क्या है। तो बोला बस कैंटीन के ऊपर जो हॉल है ना तुम्हारा कॉलेज का, तो उसमें हम लोग है। तो मुझे लगा होगा कुछ मीटिंग होगा या कुछ ऐसा होगा। तो मैंने देखा तो एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ पे 60-70 लड़के लड़कियाँ कुछ पागल खाने जैसे कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो कुछ है ही नहीं है और 60-70 एक हॉल में, और कोई ऐसा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई, मतलब मुझे तो लगा ये पागल खाना है, ये क्या है। तो जब 11:30 बजे उनका टी ब्रेक हुआ, क्योंकि 9 to 1:30 वो वर्कशॉप होता था और 11 बजे 11:30 बजे उनका टी ब्रेक होता था। तो टी ब्रेक में हम बात कर रहे थे। तो एक संडे हो चुका था, ये सेकंड संडे था। और तो वो बड़ा मतलब हैंडसम बंदा था, मेरा दोस्त था वो, मतलब 6 फीट हाइट, राजेश खन्ना टाइप का लुक था और हैंडसम बंदा था। तो मैं बोला ये क्या है? तो उसने बड़े फक्र से कहा कि एक्टिंग क्लास है। యాక్టింగ్ క్లాస్ मतलब అంటే అది ఎవ్రీ వీక్ జరుగుతూ ఉంటుంది. हाँ, तो ये सेकंड वीक था, पर जस्ट स्टार्ट हुआ था। जो मेरे गुरुजी है पंडित सत्यदेव दुबे, मेरे गुरु एक्टिंग के, उनका वर्कशॉप था वो, एक्टिंग वर्कशॉप था। पर वो बाद में मुझे पता चला कि वो माइमिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। जस्ट मतलब एक कार है इमेजिनरी, और वो कार वॉश का एक्सरसाइज कर रहे थे, और कार वॉश करते करते वो किसी से बात कर रहे थे, ऐसा उनको टास्क दिया था। और उसके साथ आप हंसते हुए बात करो, रोते हुए बात करो, गुस्से से बात करो, मतलब जितने भी रस है, नवरस, हाँ अभिनय के, तो वो उनमें से बात कर रहे थे। तो मतलब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई, तो मतलब पागल खाना। आप जस्ट इमेजिन कि 60-70 लड़के लड़कियां एक हॉल में ऐसा कुछ कर रहे हैं। అసలు మీకు చూడగానే అరే ఏంట్రా వీళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళని అనిపించింటుంది కదా. అంటే మైమ్ యాక్టింగ్ అంటే అలాగే ఉంటుంది, ఏమీ లేకుండానే ఇమాజిన్ గానే మనం చేస్తాం. मतलब जो अननोन पर्सन है ना, जिसको पता नहीं ये क्या है, तो वो तो समझेगा ये पक्का पागल खाना है, और ये मेरा दोस्त उसमें है और मैं इसको मिलने आया हूँ और ये पागल की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया। पर चाय जब पीते पीते मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला ये एक्टिंग वर्कशॉप है। अच्छा, तो मुझे लगा ये बहुत, या तो बहुत बड़ा एडमिशन कुछ चक्कर होगा, फीस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो मेरे दोस्त था वो थोड़ा सा अच्छे मतलब फैमिली से था। तो मुझे लगा फीस ज़्यादा होगी, या तो एडमिशन का कुछ बड़ा चक्कर होगा, क्योंकि सारे अच्छे लड़के लड़कियाँ लग रहे थे, अच्छे घर के लग रहे थे, अच्छे कपड़े थे उनके शरीर पर और अच्छे दिख रहे थे। तो मुझे लगा ये 100%। तो मैंने पूछा कि ये कुछ एग्ज़ाम है इसके एडमिशन का? तो बोलता नहीं ऐसे ही। तो मैं बोला फीस बहुत ज़्यादा होगा। मैंने पूछा उसको, ये इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो 15 मिनट में जब देख रहा था ना इनको, कुछ हो गया था। पर मुझे लग रहा था ये यहाँ पे ज्वाइन करना, मतलब ये करना बहुत मुश्किल होगा, या तो बहुत पैसे फीस ज़्यादा होगी, या तो कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा कुछ तो है टास्क होगा जो वो करने के बाद यहाँ एडमिशन मिलता होगा। क्योंकि वो बच्चों को देख के, तो ऐसा तीसरा सवाल चौथा सवाल मैं पूछा। तो मैं बोला तो फीस कितना है? तो बोलता नहीं फ्री है। मतलब एडमिशन फ्री, कोई एग्जाम नहीं, कोई एंट्रेंस फी नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे मन में मतलब एक होता है ना वो प्रोत्साहन आने लगा कि यार अभी कैसे बोलूं मैं। तो उसी ने मुझे हंसते हुए पूछा मजाक में, जैसे आप पूछते ना क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा हंसने लगा, ऐसा बोला, और हंसने लगा, तू ज्वाइन करना चाहता है मतलब तेरा काम नहीं है, ये एटीट्यूड से। तो मैं बोला हाँ यार, शॉक हो गया। तो बोलता रवि हेलो, सच बोला? हाँ, तो क्यों, क्या मतलब क्या है? तो मैं बोला मैं सीरियस हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, क्योंकि एक दोस्त है, तू मेरा स्कूल का दोस्त था, 5वीं से 10वीं तक हम साथ में थे, फिर उसके बाद वो मुंबई आया था। तो बोला चलो ठीक है, फिर ये तू, पर तू आया किस कारण से? तो मैं गया था उसके पास, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ले मेरे लिए। ओके। और ताकि मेरा जो मुंबई में रहने का खाने पीने का खर्चा जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था वहाँ पे उतना सैलरी नहीं था।
तो मैं बोला इसको, ये पहले मुंबई में आया था तो इसको बताऊंगा तो ये इसकी पहचान ज़्यादा है, तो कहीं मुझे जॉब दे देगा। तो वो रह गया बाजू में, और उसी दिन मैंने वो हाफ वर्कशॉप ज्वाइन किया। मतलब 1.5 वर्कशॉप हो चुका था। तो उसने फिर मुझे समझाया कि ये क्या है। उसने बताया ये माइमिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा है। लास्ट संडे क्या सिखाया था, ये आज क्या सिखाया है, ये मुझे बता दिया चाय पीते पीते, और मैंने ज्वाइन कर दिया టీ బ్రేక్ के बाद। సార్ ఇంత సడన్ గా ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నారు సార్? और- అంటే ఫస్ట్ లాయర్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఏదో సంథింగ్ అవుదాం అనుకున్నారు, సడన్ గా యాక్టింగ్ హౌ? అంటే ఎన్ని మినిట్స్ లో డిసైడ్ అయిపోయారు? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी आपको पता ही नहीं है, आप రైట్. कल का भी आपको पता नहीं, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं है। और मुझे ऐसा लगा उस वक्त, ऐसा हुआ कुछ, क्योंकि वो जब मैं देख रहा था और सारा माहौल देखा मैंने, और जब ये बोला कि एक्टिंग वर्कशॉप है, तो इतना कुछ समझ में नहीं आया मुझे। Okay. पर मुझे ऐसा लगा कि ये करने की चीज़ है यार। मतलब मैं जो ढूंढ रहा हूँ, तब तक क्यों क्या था, मैं मतलब ऑफिसर तो बनना था, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब बनूं तो क्या करूँगा आगे जाके, क्योंकि गांव में भी इतना समृद्धि नहीं था। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास Lower बोलो middle आप, class, एक फार्मर फैमिली तुम बोला ना पहले, हाँ। तुम्हारा घर में भी టీవీ भी नहीं है. नहीं है, టీవీ కూడా లేదంటే ఇంకా అంటే అది కూడా ఒక रेडियो भी नहीं था, రేడియో కూడా లేదా? रेडियो भी नहीं था। मतलब ऐसा एक बंदा जो सोचता है मुंबई में कहाँ सो रहा है कहाँ खा रहा है पता नहीं उसको, मतलब ऐसे ही भाड़े से कहीं से रह रहा है, मकान मतलब सो रहा है, कहीं खा रहा है, कहीं से खाना खा रहा है, और वो सोचता है कि एक्टर बनना है। तो इसीलिए मेरा वो दोस्त जो है वो भी हंसने इसीलिए लगा था, उसको मेरी हालत पता थी। ఓకే. तो इसलिए तो ये तेरा काम नहीं है यार, ये मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक सेटल जो लोग है ना, जिनके कुछ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अच्छा है, हाँ। उनको घर से सपोर्ट है, हाँ। वही लोगों का काम है, और ये तेरा काम नहीं है। तो इसीलिए वो हंसा था एक्चुअली, और वो मुझे समझ में आ गया था। पर मैं बोला नहीं यार मुझे करना है, तो बोला ठीक है, और ज्वाइन कर दिया। ఓకే. और वो मेरा दोस्त, देखिए तकदीर कैसे होती है, वो पहले वर्कशॉप में था, ये सेकंड वर्कशॉप में था, थर्ड वर्कशॉप से वो कभी नहीं आया। क्यों? वो बहुत बिजी हो गया. नहीं, सुन लीजिए ना आगे कहानी अभी। ये थर्ड वर्कशॉप से वो कभी नहीं आया, और वो बार बार जब भी मुझे 6-7 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिलता था, मुझे बोलता था रवि ये छोड़ दे, ये बहुत गलत चीज़ है, अपना काम नहीं है। बाद में वो अपने आप को भी मेरे इसमें गिनने लगा कि ये अपना काम नहीं है, और मैं उसको शौक देता था कि अभी मैं 1.5 ईयर के बाद मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया है, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे शौक देता था। और वो जब भी मिला 10-12 साल तक मुझे यही समझाता रहा, मतलब हर 1-2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मिलता था, और मुझे कहता था कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुझे मेरी वजह से तू गलत जगह पहुंचा है, ఓకే. और तू ये छोड़ दे। ఓకే. और मैं हर बार उसको शौक देता था। एक बार मुझे मिला था, वो मैं यूएस में जाने वाला था, 2001 की बात है ये। हाँ। ये 91 की बात है, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था 91. 91, और 33 years back. 33 years back। तो मतलब 33 years हो गया एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। Oh my God. सीखने से लेके अभी तक, मतलब पूरी जिंदगी एक्टिंग में गई। Yes, sir. तो वो किस्सा ऐसा है कि मुझे यूएस जाना था, मैं एक प्ले कर रहा था, नाना पाटेकर उसमें विलन थे, मैं हीरो था। हाँ. आयशा जुल्का जो एक्स हीरोइन है, वो मेरी हीरोइन थी उस प्ले में। ये 2001 की बात है। ఓకే. और यूएस में जाके 2 महीने के लिए यूएस जाना है परफॉर्म करने के लिए। वो प्ले पुरुष करके प्ले था। ఓకే. विजय मेहता जी अगेन मेरे सेकंड गुरु, पहले पंडित सत्य दुबे, दूसरी विजय मेहता जी मेरे गुरु। तो उन्होंने वो डायरेक्ट किया था प्ले। नाना पाटेकर विलन, प्रोड्यूसर उस प्ले के, आयशा जुल्का, मैं, और एक सीनियर एक्टर थे जिनको हम बाबा कहते थे, चंद्रकांत गोखले, विक्रम गोखले के डैडी, उषा नाडकर्णी। ऐसी बड़ी टीम थी और बहुत हिट प्ले था। ఓకే. और उसकी टिकट, एक टिकट बिकती थी 5,000 रुपये में, और 1000 का जहाँ पे कैपेसिटी है, ऐसे थिएटर में ही शो करते थे हम लोग। तो ऑल इंडिया लेवल पे शो किए, और यूएस में 2 महीना थे हम लोग। हाँ. पर मेरे पास लास्ट मोमेंट पे पता चला कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि गांव से आया बंदा है ना। ఓకే. कुछ पता ही नहीं है। हाँ. तो अभी 1 महीने के बाद पूरा यूएस का प्लान हो गया, ఓకే. और मुझे बोले पासपोर्ट दे दो, सबको बोले पासपोर्ट दे दो पासपोर्ट। तो मैं बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उनको भी नहीं मालूम है ना, उनको भी पासपोर्ट मालूम क्या नहीं है। नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं। पासपोर्ट అంటే हाँ, ఏందో हाँ, తెలీదు मतलब కూడా. पासपोर्ट क्या है मालूम नहीं। मैं बोला रेशन कार्ड है मेरे पास, हाँ. रेशन कार्ड है। मैं बोला वो भी गांव का है, ఓకే. क्योंकि गांव के रेशन कार्ड में मेरा नाम है। क्योंकि यहाँ तो अभी तो मैं रेंट से रह रहा हूँ, तो कौन रेशन कार्ड, क्या अकेला आया, क्या जरूरत है। या. तो बोले अरे बाप रे, और मेन एक्टर, मतलब मैं हीरो था उस प्ले हाँ, का। ओके.
नाना पाटेकर विलन थे, मैं हीरो था प्ले का। हाँ। आयशा जुल्का मेरी हीरोइन थी। अब मेरे बगैर तो जा नहीं सकते, और डेट लॉक हो गई। ओके। पूरा वहाँ के जो स्पॉन्सर्स है, ये है, सब लॉक हो गया, और सडनली बोल दिया पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट दे दो। तो मैं बोला मेरे पास नहीं है। तो विजय मेहता जी, वो बहुत मतलब कनेक्टेड लोग थे। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे पेपर्स ले है ना। तो मैं बोला पेपर्स तो है गांव के मेरे। हाँ तो बस वो कल पासपोर्ट ऑफिस में दे के आना, वहाँ सूर्यवेकर के ऑफिसर है, उनको मिलना। और फिर सांस्कृतिक मिनिस्ट्री जो होती है अपने हर स्टेट की, उनके सेक्रेटरी जो होते हैं सांस्कृतिक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उनको उन्होंने फ़ोन लगाया। तो और ये ऐसा ऐसा है। तीसरे दिन मेरे पास पासपोर्ट आया था। मतलब आज मैंने जाके पेपर जमा किए, वो नेक्स्ट डे मुझे बोले कि नहीं, तो तीसरे दिन आ जाइए 12 बजे, आपको पासपोर्ट आपका हैंड ओवर हाथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं गया पासपोर्ट लेने तीसरे दिन। इंसिडेंस देखिए, मेरा वही दोस्त अपने बॉस का पासपोर्ट लेने के लिए लाइन में खड़ा है, और मैं लाइन में खड़ा नहीं हूँ, वहाँ पे बाजू में खड़ा है, क्योंकि 12 बजे मुझे अंदर ऑफिस में जाना है। वो सूर्यवेकर के ऑफिसर है, उनको हाय बोलना है, वो पासपोर्ट देंगे। उन्होंने मुझे बोल दिया था 12 बजे आ जाओ रवि, तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके। तो मैंने देखा मेरा दोस्त खड़ा है वहाँ पे लाइन में। तो मैं उसको बोला अरे हेलो क्या? तो बोलता नहीं मेरे बॉस का पासपोर्ट लेना है। तो वो चीट था, उसमें हैंड ओवर मिलता था, हाथ में मिलता था उसको उस जमाने में पासपोर्ट। तो पासपोर्ट लेना है इसलिए। तो मुझे बोलता है तू क्यों आया? तब तक मैंने सब्जी का बिजनेस स्टार्ट किया था, सब्जी होलसेल का, इन बिटवीन। ओके। हाँ, क्योंकि एक्टर बनना है तो जॉब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब चाहिए फ्री होना है, मतलब जब बुलाएंगे थिएटर में या कहीं भी तो जाना है। तो जॉब करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब सब खत्म हो जाएगा 6 बजे आज जो भी है, तो उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल बेचना शुरू किया होलसेल में। तो वो मुझे बोलता क्या वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चालू किया क्या? तो मैं बोला नहीं वेजिटेबल नहीं, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, और ऐसा ऐसा है, नाना पाटेकर है, ये विजय मेहता है, सब नाम बोला, और उसका शोज चल रहा है, और यूएस जाना है 1 महीने के बाद, इसलिए पासपोर्ट लेने आया। तो बोलता पासपोर्ट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चिट है तेरे पास? मैं बोला नहीं, मेरा कल पेपर परसों ही दिए और आज मिलने वाला है। बोलता अरे 1 महीना लगता है, तू पागल है क्या? मैं बोला नहीं वो बात हुआ है, वो उसको भी आइडिया नहीं है। मतलब ऐसा इमरजेंसी पासपोर्ट मिल सकता है, वो मुझे भी मालूम था, उसको भी मालूम नहीं। तो बोलता है मतलब तू अभी तक एक्टिंग कर रहा है? मैं बोला हाँ। तो वो ऐसा लाइन में खड़ा था, वो ऐसा सर पकड़ के ऐसे नीचे जमीन पे बैठ गया। अरे बाप रे, बोला अभी तू, मुझे लगा तू अभी सब्जी बेचने लग गया तो अभी सुधर गया तू, मतलब लाइन छोड़ दिया तो मुझे ठीक लगा था। तो बोले अभी तो एक्टिंग कर रहा है तू? मैं बोला हाँ कर रहा हूँ, और अभी यूएस जा रहा हूँ। पागल है बोलता है तू यार। और मैं गया 12 बजे, पासपोर्ट लिया, उसको दिखाया, ये देख पासपोर्ट। और तो बोलता यार कैसा मिला तेरे को ये? मैं बोला इमरजेंसी में, वो मिनिस्ट्री से लेटर आया, ये किया है, सब किया है, तीसरे दिन। तो ये सिचुएशन है। సార్ మిమ్మల్ని సో థియేటర్స్లో జాయిన్ చేసిన మీ ఫ్రెండ్ నేమ్ గుర్తుందా? नाम एनडी कदम, नामदेव कदम। नामदेव कदम, हाँ उसका मेरे दोस्त का नाम है। ओके। आज भी मिलता है, आज भी दोस्त है। हाँ बिल्कुल मीट అవుతుంటారా? हाँ अभी भी मिलता है, पर ऐसे ही साल 2-1.5 साल में, क्योंकि वो भी बिजी है अपने काम में, मैं अपने काम में बिजी। कभी याद आती है तो फोन करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोस्ती है, पुराना दोस्त है। और अब ये मुंबई में रहते हैं हम लोग, ज्यादा 2-4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के घर में। तो आज भी बातें होती रहती है, मिलते हैं। तो आज भी शौक है वो। तो बोलते यार तू पागल है सच्ची में, मतलब तू मुझे मिलने आया था और एक्टर बन गया। సో మీ లైఫ్ని యాక్టింగ్ కెరియర్లోకి వితిన్ 15 మినిట్స్లో డిసైడ్ చేసేసుకొని మీరు యాక్టర్ అయిపోయారు? बिल्कुल। वाह, ओके। मैं सबको, आपके जो भी सुन रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या बनना है ना, वो आप डिसाइड करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो उसके बारे में, समझ ले लो और शुरू हो जाओ। पर आपको जो पसंद है वो करो। पैसे की लालच में मत करो, फेम के लालच में मत करो, कुछ लालच में मत करो। जो काम में मजा आता है आपको, वो काम अगर करना है ना, और बस शुरू हो जाओ, तो आप सक्सेस आपको मिलेगा। क्योंकि जहां आपको जो चाहत है ना, वो काम करने में इतना मजा आता है ना, मतलब 10 घंटे 12 घंटे आपको कहां जाएंगे आपको पता नहीं है। तो जैसे मेरा दूसरा एक फील्ड है, मुझे फार्मिंग में बड़ा शौक है। मुझे क्या सर? फार्मिंग। हाँ, वो बड़ा शौक है। तो मेरे खेत में मैं जब जाता हूँ तो मैं सुबह टिफिन लेके जाता हूँ, सुबह 8-9 बजे जब भी खाना रेडी हो जाता है, वो लेके जाता हूँ, खेत में ही खाता हूँ गाँव में, और शाम तो वहीं पे रहता हूँ। और मैं वहाँ जाता हूँ तो
मतलब रिचार्ज हो जाता हूँ ऐसा, मतलब एक ऐसा लगता है कि आप बस अभी 1 महीना आगे मैं खींच सकता हूँ दुनिया। और मतलब एक तो पसंद का काम जो है ना, आपका पैशन का काम अगर करना है आपको, उसमें आपको गति मिलेगी, आपको प्रगति होगी, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा और आप खुश रहेंगे। ये मैं सबको बोलना सही चाहता बोला हूँ। सर, Yes. रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स, Yes. रियली नाइस। सक्सेसफुल जर्नी हाँ। तुमको सक्सेसफुल जर्नी లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ Yes. ఓకే. మీరు యాక్టర్ అవ్వకుండా ఉంటే ఒకవేళ ఏమైండే వాళ్ళు? अगर एक्टर में नहीं होता तो मैं 100% फार्मर होता। ఫార్మర్. हाँ, मतलब अभी अगर ये एक्टिंग का भूत मेरे अंदर नहीं आता तो हो सकता है मुंबई छोड़ के, मैं मुंबई में तो आया था क्योंकि गांव में इतना फैसिलिटीज नहीं था, इकोनॉमिकली भी फैमिली साउंड नहीं थी, तो कुछ करने के लिए आया था, वो एक सोच लेके आया था। पर मुझे लगता है मैं अगर पुलिस ऑफिसर भी हो जाता ना तो 2-4 साल के बाद रिजाइन करके मैं भाग जाता, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बन गए बाद में, मेरे बैच के बहुत लोग, मतलब एटलीस्ट 40-60% पुलिस ऑफिसर बन गए, कुछ लॉयर बन गए, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया मेरे बैच के, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे उस वक्त वो होता है, मतलब जैसे आंध्रा में ना बच्चा पैदा होता है तो उसको यूएस जाने का सपना पाता है। केरला में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अरब कंट्री में जाने का सपना, दुबई में जाने का सपना आता है। वैसे हमारे यहाँ पे भी एक मतलब वो उस वक्त ये था कि यूपीएससी एमपीएससी का मतलब ऐसे ये था, मतलब जोश था, जो मतलब 10th के बाद ही मतलब स्टडी करना शुरू कर देते हैं, అంటే వాళ్ళ ఫైనల్ గోల్ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ लेना है कलेक्टर और अच्छा जॉब लेना है, बड़ा वाला जॉब लेना है, तो वो था, तो वो ठीक है। पर मुझे लगता है कभी कभी हम लोग है ना किसी और को देख के चूज कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब मुझे अब समझ में आ रहा है, तो आपके अंदर से क्या आवाज आती है ना, और वो टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। पर आपको बार बार जो चीज करते हैं ना, हो सकता है कोई बच्चा है वो चित्र निकाल रहा है बार बार, हर दूसरे चौथे पेज पे उसका कोई पेंटिंग है, वो कुछ ड्राइंग करना चाहता है, तो समझ लो उसको ड्राइंग में मजा आ रहा है। ओके, स्पोर्ट्स है बहुत, अभी तो करियर के बहुत ऑप्शन है, राइट। 30-35 साल पहले इतने ऑप्शन नहीं थे हम लोगों के लिए, अभी ज्यादा ऑप्शन आया है ना। हाँ, पर अभी मुश्किल ये भी है, अभी जो बोल रहे हैं ना आप, मुश्किल ये भी है कि अभी चूज करने के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो कंफ्यूज मत होइए, आपको जो करना है एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको आनंद कहाँ आता है, अच्छा क्या लगता है, जिस काम में आपका मन ज्यादा लगता है वो काम करना शुरू करिए। सक्सेस भूल जाइए, दुनिया में सक्सेस ऐसा नाम की चीज नहीं होती है, जो पसंद है वो करना, यही सक्सेस है मेरे हिसाब से। नाइस, सुपर, सही बोला सर, इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू। यस। ओके, फिल्म्स कंटे मुंदु कमिंग टू योर फैमिली, सो बाबूजी का नाम क्या है और क्या करेंगे, बच्चे और कुछ? मेरी वाइफ जो है उनका वैजयंती नाम है, और वो भी एजुकेटेड है, एमकॉम किया हुआ था उन्होंने भी। शी इज़ हाउस वाइफ ओनली, क्योंकि मैं ऐसे अगर बाहर घूमना है मुझे, ठिकाना नहीं है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ मत करिए, क्योंकि आपको घर भी संभालना है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है, योगी राज बेटे का नाम है, मधुरा मेरी बेटी का नाम है, तो वो उनको संभालने के लिए मैं घर में तो कोई होना चाहिए। और अभी फैमिलीज बहुत छोटी छोटी हो गई, क्योंकि माँ बाप तो गांव में ही थे मेरे जब, और मैं मुंबई में आया था, फिर मुंबई ने भी मुझे गोद ले लिया, सब कुछ दे दिया क्योंकि सरकार जैसी पहली फिल्म दी, राम गोपाल वर्मा, थैंक यू आपने, मतलब मैं कभी कभी उनके लिए कहता हूँ कि हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे। वो ये बात करेंगे सर। हाँ, हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे, कोई खरीदार नहीं था, खरीद कर आपने मुझे अनमोल बना दिया। तो और उस वक्त मतलब मेरी पहली फिल्म, मतलब मास के बाद एक वो पहली हिंदी इतना बड़ा कैरेक्टर। సర్కార్ ఆర్జీబీ గారు ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ కానీ ఇండియాలో కూడా వెల్ నోన్. సో ఆయన మిమ్మల్ని మెయిన్గా చందర్ అనే క్యారెక్టర్కి సర్కార్లో క్యాష్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, ఎప్పుడైనా అడిగారా? सर ये उसका ये हुआ था, एक्चुअली मैं 2 साल उनके साथ स्ट्रगल कर रहा था। ये जो पुरुष प्ले बंद किया मैंने, काम करना था और स्टॉप हो गया, क्योंकि हम लोग यूएस गए, यूएस 2 महीना शो करने के आने के बाद लादेन ने ट्विन टावर गिरा दिया। तो वर्ल्ड टूर का प्लानिंग था हमारा एक्चुअली, वो 3-4 साल और उस प्ले में चले जाते, पर उसके बाद वो वीज़ा का बहुत
इशू शुरू हो गया, क्योंकि प्ले लेके जाना मतलब वो पूरे बहुत सारा सामान भी होता था उसके, कई ट्रंक ये वो, तो वीज़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो इतना चेकिंग में वो पास ही नहीं करेंगे। तो और विदाउट सेट, वो एक सेट होता है ना ड्रामा का, तो वो अगर सेट नहीं जाएगा तो वो ड्रामा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बंद कर दिया यहाँ आने के बाद। मुंबई जैसे पहुंचे और 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ट्विन टावर गिरा दिया अलादीन ने, वो प्लेन क्रैश कर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब मुश्किल है तो इसको बंद कर देते हैं। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया। तो एक ही जगह पे स्ट्रगल किया था मैंने, और वो है राम गोपाल वर्मा जी का ऑफिस, फैक्ट्री करके ऑफिस था मुंबई में। और मैं 2 साल लगातार एक ही ऑफिस में, मुंबई में कहीं भी किसी भी ऑफिस में मेरा फोटो नहीं मिलेगा, मैं कहीं किसी ऑफिस में गया नहीं। मेरे दोस्त बोल रहे थे अरे यहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे, मैं सबको बोलता था अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पर जाता नहीं था। मैं फ़ोन करता नहीं था। वो इसलिए किया मैंने क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस किए थे मैंने मेरे दिमाग में। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर को प्रमोट किया था। तब तक मेरे हिसाब से 30-35 नए डायरेक्टर को उन्होंने प्रमोट किया था, एज ए डायरेक्टर बना दिया था। बहुत सारे नए लोगों को एक्टर बड़े स्क्रीन पे लेके आए थे वो, बहुत नए लोगों को, मतलब जिनको कोई काम नहीं देगा ऐसे लोगों को, हम लोगों को उन्होंने पहले काम दिया। तो मैं बोला यार ये यहाँ पे कुछ होगा। और राइट स्पॉट हाँ, मतलब एक कैलकुलेशन होते हैं ना, तो आपको हर जगह पे करना चाहिए। आपको जो भी बिजनेस में आप है तो आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, और आप कहाँ फिट होते हैं, तो वो कैलकुलेशन कर लीजिए और वहीं पे हाथ जोड़ो ना। सब जगह जाके क्या मतलब है। तो मैंने हिंदी इंडस्ट्री में कहीं किसी ऑफिस में नहीं गया, ना किसी ऑफिस, मतलब कहीं गया है फोटो दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑफिस और 2 साल। फिर रामू जी का मेरे पास नंबर भी आ गया, फोन नंबर। और मैं उनको फोन करता था, सर हेलो सर, मैं रवि काले बोल रहा हूँ सर, ऐसा ऐसा। तो वो मुझे फ़ोन उठाते थे और बोलते थे रवि राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, आफ्टर कैन यू कॉल मी आफ्टर 15 डेज। मैं अलार्म लगा के 15 डेज के बाद फ़ोन करता था। अगर 1 तारीख को फ़ोन किया है, 15 तारीख को कॉल करता। और ऐसे मैंने 10-12 बार फ़ोन किया, तो 1-1.5 साल गया उसमें। और वो सेकंड फ़ोन करने के बाद सर रवि राइट नाउ नथिंग इज़ देयर, कॉल मी आफ्टर 1 मंथ ना। तो मैं 1 महीने के बाद फ़ोन करता था। तो ऐसे 12-15 बार हो गया। उसके बाद मुझे ही लगा यार मैं एक बड़ा आदमी, उसको अननेसेसरी तकलीफ दे रहा हूँ। वो फ़ोन डिलीट कर दिया मैंने। फिर मैं बोला नहीं, हाँ डिलीट कर दिया। मैं बोला कुछ और तरीका ढूंढते हैं अभी, ये वेपन है ना ये काम का नहीं है फ़ोन करना, तो एक कुछ नया वेपन निकालते हैं। ऐसा सोच रहा था। तो उतने में मेरे पास एक फिल्म आई उनकी। ऑफिस में भी मुझे बहुत लोग जानते थे एज ए थिएटर एक्टर करके। ये थिएटर का अच्छा एक्टर है, ये बहुत लोगों को पता था। और मुझे एक सीन पढ़ने दिया उन्होंने। ऐसे एक सीन था, उसके पेपर था और उसके ऊपर सीन था। जो मैंने अब तक 56 जो फिल्म है उसमें एक सीन किया हुआ है पहले। तो सरकार कंटे मुंदु इनको फिल्म पहले, सरकार के पहले। और वो सीन मुझे पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा वो सीन। तो बोले ये सामने जो है ना ये नाना पाटेकर है और ये कैरेक्टर के लिए एक्टर ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये करोगे? कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर था वो। तो मैंने सीन पढ़ लिया था, एक्टर का सीन था। और मेरा कॉल सिस्टम फेल हो गया था। आरजीवी के साथ जो कॉल पे मैं स्ट्रगल कर रहा था वो फेल हो गया था। इतने में ये सीन आ गया। मैंने सोचा यार ये मौका है ऑफिस में जाने का भी। एक उनके ऑफिस में अगर एक फिल्म करूंगा, एक सीन भले, तो एक और 4 लोग पहचान के हो जाएंगे। तो उस जमाने में क्या था, सिक्योरिटी गार्ड जो होता था ना ऑफिस के बाहर, वो फोटोज लेता था आपका। तो मैं बोला एटलीस्ट फोटो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, अंदर जाके दे सकता हूँ मैं, अंदर 4 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। तो अंदर जाने का रास्ता बनेगा मुझे। तो मैं बोला यार करना तो नहीं था, वो एक सीन नहीं करना था, कुछ अच्छा करना था। क्योंकि थिएटर किया था 10-12 साल थिएटर, लास्ट प्ले। बहुत एक्सपीरियंस है ना तुम्हारा, बहुत एक्सपीरियंस। हाँ मतलब आप सोच लीजिए ना, नाना पाटेकर के साथ मैं परफॉर्म किया, चंद्रकांत गोखले इज अ लीजेंड एक्टर, उनके साथ परफॉर्म किया। तो मतलब अब सोच बड़ी हो गई थी। पर अब चॉइस नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है। तो कैसे तो घुसना है, अभी रास्ता तैयार करना है। तो वो सीन आया, मैं बोला यार कर देते हैं। मैं बोला हाँ मैं कर लेता हूँ। और वो एक सीन कर दिया मैंने। वो 2 घंटे में शूट कंप्लीट हुआ। नाइट शूट था, कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर, और नाना ही सामने थे, उनके साथ थिएटर कर चुका था मैं, प्ले कर चुका था। फ्रेंडशिप तो ईजी हो गया था वो। और वो एडिट करने, वो सीन एडिट करने मेरा लक अच्छा, आरजीवी बैठ गए। और वो
बाद में ये कहानी उन्होंने मुझे सरकार के सेट पे बताई हाँ हाँ कि रवि मैं तेरे को एक्टर ही नहीं समझता था, पर मैं अब तक 56 का तेरा सीन एडिट करने बैठ गया और सामने देखा तू है, ओके और वो मुझे नाम से जानने लगे थे कि इससे बचना है, ओके ये जो एक स्ट्रगलर है, जो नॉन एक्टर है और ये बहुत टॉर्चर कर रहा है, इससे बचना है। इसलिए नाम याद किया था रवि काले। रवि काले मतलब इसको अवॉइड कैसे करना है मालूम नहीं उनको अब, पर हाँ, तो एडिट करने बैठे वो शॉक हो गए। वो सरकार के सेट पे बताया उन्होंने मुझे कि रवि आई वाज शॉक कि यार जिसको मैं एक्टर नहीं समझता था, हाँ इज अ गुड एक्टर, क्योंकि कितने टेक है वो भी था उसमें, Right. एडिटिंग में कितने टेक है, कि 1 टेक है, 2 टेक है, 4 टेक है, जो भी है, तो उसमें बहुत ज्यादातर 1 टेक थे। ओके उनको वो भी समझ में आ गया कि बंदा मतलब 1 टेक में कर रहा है, या और वो भी लीजेंड एक्टर के सामने, नाना पाटेकर जैसे, हाँ बराबर। तो उन्होंने डिसाइड किया, सरकार की स्क्रिप्ट रेडी थी उस वक्त, मुझे सरकार के साइड पे बता रही है कि मैंने डिसाइड किया, मुझे सरकार का चंदर मिल गया। ओके कट टू, वो एडिट करके 2-4 दिन के बाद वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद आने के बाद नागार्जुना सर उनका जो नया प्रोजेक्ट चल रहा था वो दिखाने के लिए लेके गए, वो भी मास था, ओके और मास का मेरा ही सीन रेडी था, मेरा ही पोर्शन रेडी था विथ एक्शन या राहुल देव के साथ। हाँ, तो वो देखा उन्होंने, तो बोले ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये नॉन एक्टर यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो तो मतलब एकदम मतलब स्टैंप लग गया अभी तो, कि नहीं कंफर्म, नाउ कंफर्म, और डबिंग तक कर चुका था मैं, ओके और वो डब साउंड भी सुनाया उन्होंने, तो कंफर्म हो गया। ये मुझे सरकार के सेट पे बता रहे रामू जी, ओके बोले रवि आई वॉज रियली शॉक्ड, और मैं पहली बार फेल हो गया एक एक्टर को पहचानने में, क्योंकि तू तेरी नॉर्मल लाइफ में तेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लगती कि तू मतलब इतना कुछ एक्टिंग कर सकता है, इतना कुछ परफॉर्म कर सकता है। मैंने उस दिन मैंने बोला सर पूरी 24 घंटा मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरे अंदर का एक्टर मर जाएगा सर। तो ऑन स्क्रीन ही रहने दो ना उसको। नॉर्मल लाइफ में मैं कौन हूँ, तो मैं एक किसान हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ, राइट, और जो कुछ करना चाहता है वो शहर में आ गया है, पर वो फंस गया है यहाँ पे, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी। क्योंकि जो होता है ना, गांव का एक आदमी आता है शहर में, तो वो थोड़ा सा चक्कर खा जाता है। ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కూడా हाँ, డిఫరెంట్ मतलब గా అనిపిస్తాయి, उसके అర్థం लिए కాదు. और यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, शहर में नॉर्मली कोई किसी का नहीं है, Yeah. और ये सच्चाई भी है। मतलब ये कोई ये नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई अपनी दौड़ में बिजी है, तो किसी के लिए टाइम नहीं है, तो ये सच्चाई है। गांव में क्या होता है, गांव में अलग चीज है। मतलब उस वक्त, अभी भी गांव भी चेंज हो गया, पर हमारे टाइम में मतलब आपको गांव में अगर आपके घर में कोई नहीं है तो बाजू का घर वाला खाना देगा। हाँ, मतलब एक सिस्टम अलग था वो, ये। कि अरे तेरे घर में कोई नहीं ना, हाँ तो आ जा इधर खाना खा ले। हाँ, मेहमान आ गया तो पहले उनको खाना खिलाएंगे, अगर नहीं है तो खाना बनाना शुरू हो जाता है, नहीं अभी बातें करो, खाना हो जाएगा, खा लेंगे। तो ये शहर में तो है नहीं है, शहर में तो चाय भी नहीं पूछता है कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है मतलब। तो ये और ये फिर वो जो जर्नी है ना, हाँ, मतलब बीच में रह गया था अपना, मतलब एक्टर बनने का सोचने के बाद सरकार या मास या अब तक 56 तक का, वो बहुत खतरनाक था। क्योंकि उस दौरान सारे रिश्तेदार उनको लगता था कि ये पागल हो गया है। बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल। सारे दोस्त, मेरे स्कूल के में दोस्त, कॉलेज के दोस्त जो थोड़ा कमर्शियल माइंडेड होते हैं ना, वो हाँ। टूट गए। ओ कंपैरिजन करेंगे, हाँ, कंपैरिजन, वो कितना मेरे से है, दूर चले गए। या और एक जगह तो आपको बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने, क्योंकि ये मेरी एसेट है। ये सारा जो मेरे साथ हुआ ना, हाँ। जो वो लोगों ने struggling life बिहेव किया वाला, मेरे हाँ। साथ स्ट्रगलिंग लाइफ में, वो मेरी एज एन एक्टर मेरी एसेट है वो। या क्योंकि जब भी आपके पास जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है ना, वो आपको सिखा के जाता है। जब अच्छे दिन आते हैं ना, वो दिन आपको बिगाड़ते हैं, या बराबर। तो बुरे दिन आपको हमेशा लेसन देते हैं। राइट, तो उन दिनों ने मुझे, वो 12 साल ने बहुत बहुत दुनिया समझाई, या इंसान को पढ़ना सिखाया, समाज को पढ़ना सिखाया, और अपने आप को उसमें से उभर कर कैसे आगे लेके जाना है। या क्योंकि नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, वो माइंड आपका सेटल कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें उस 12 साल ने सिखाई, ओके, और यहाँ तक पहुंचा दिया।
तो एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा किसी का, आज भी दोस्त है मेरा वो। आज भी सिनी इंडस्ट्री, हाँ मूवी नहीं इंडस्ट्री, नहीं, वो पुलिस ऑफिसर है, ओके अभी रिटायर हो गया। ओके, उसने खाना खाने बुलाया, मतलब मेरा एक दोस्त था साथ में, मिलिंद गुनाजी करके एक्टर है, हम दोनों मिले थे। और उस जमाने में मिलिंद गुनाजी स्टार बन चुके थे। फरेब करके फिल्म आई थी हिंदी में, उसमें वो गाना था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ऐसा, और वो मिलिंद उस गाने पे डांस, ऐसा मिलिंद स्टार बन गया था। तो एक्चुअली मेरे वो दोस्त से मिलिंद की मैंने पहचान करा दी थी, तो अब वो स्टार है। ओके, तो मिलिंद को एक्चुअली फोन आया, वो मेरे दोस्त का, मेरे गांव का दोस्त, मेरा स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, घर में एक दूसरे के घर में आना जाना था, खाना खाया था दोनों ने एक दूसरे के घर में। अब उसने मिलिंद को फोन किया, तो उसने बोला रवि भी मेरे साथ है, तो मैं गया। मतलब एक्चुअली निमंत्रण जो था, आमंत्रण जो था, इनविटेशन थी, वो मिलिंद को थी, मैं तो साथ में था। ओके, तो हम चले गए बैंड्रा से जुहू, ओके, एक पब में लेके गया, वहाँ थोड़ा डांस वांस किया वो लोग। मैं तो मतलब जिंदगी की इतनी जद्दोजहद चल रही थी, तो वो होता नहीं आपसे कि यार इतनी खुशी मनाओ, होता नहीं है। तो डांस वांस किए, फिर वहाँ मनोज वाजपेयी भी मिले मुझे। मनोज वाजपेयी भी उस वक्त, आज भी याद है मुझे, सत्या उसी वक्त रिलीज हुई थी, सत्या हिट हो गई थी, मनोज वाजपेयी भी स्टार बन चुके थे। तो मिलिंद गुनाजी, मनोज वाजपेयी, मैं, तो मनोज भी मुझे डांस करते करते मुझे देखा, क्योंकि हम थिएटर से एक दूसरे को जानते हैं। तो मनोज भी, ए रवि यार आजा तू डांस कर ले। मैं बोला नहीं यार मनोज, आप लोग स्टार है यार, मैं कौन हूँ मतलब ऐसी भीड़ में, मतलब होता ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मैं तो नहीं, तो मैं गया, थोड़ा ऐसा ऐसा किया, वापस आ गया। फिर कट्टू हम लोग खाना खाने गए, मैं, मिलिंद गुनाजी, वो मेरे दोस्त, और एक मेरे गांव का बंदा, ओके, 4 लोग एक होटल में गए, बड़े होटल में खाना खाने बैठे, खाना आ गया। पहला निवाला, पहला मैं उठाया और खा रहा हूँ, तो मस्ती में वो मेरा दोस्त बोलता है, और रवि 20 रुपए होंगे तेरे जेब में, हाँ बिल दे सकता है? सर अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बार बार होता हूँ, और रख दिया सर मैंने, नहीं खा पाया मैं। और मैं सॉरी बोला, मैं बोला सॉरी यार, मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो मेरा दोस्त है मिलिंद गुनाजी, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज यार, उसने जो बोला है ना, आज मुझे बिल देना है, मुझे बिल देना है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्लीज मुझे हेल्प कर ले आज। कब दूंगा मालूम नहीं। मिलिंद से पैसे लिए, वहाँ पे रखे टेबल पे, बगैर खाना खा के मैं भी उड़ गया, मिलिंद भी उड़ गया, और चले गए। సార్ ఉసి టైం మే మీరు ఆ టైంలో సర్కార్ సత్య అంటే సర్కార్ మూవీ చేశారు కదా? नहीं नहीं, उसके पहले की बात पहले है की, हाँ, ओके, तो ये स्ट्रगल के ज़माने की बात है। हाँ, सरकार की बात तो सर, मतलब फिर वही दोस्त, वही ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं सर, बहुत से इंसिडेंट्स लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना सर, आप एक ड्रीम लेके आते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। ये इंसिडेंट्स आज मैं जब इमोशनल काम करना है, मुझे फिल्म में सीन आता है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। 2 सेकंड के लिए जब मैं सोचता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं ये डायलॉग बोल के परफॉर्म कर लेता हूँ। ये मेरी एसिड है, बोला ना मैंने आपको पहले, कि ये 12 सालों ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया है, कि जिंदगी बना दी इन लोगों ने। और इसलिए आज भी वो मिलता है मुझे दोस्त, मैं उसको दोष नहीं देता हूं। मुझे इससे ये पता चला, लोग गलत नहीं होते, आपका समय गलत होता है। और मुझे सरकार के बाद भी एक बंदे ने पूछा था, सरकार हिट होने के बाद, कि रवि जी आपके स्ट्रगल के ज़माने के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपका अपमान हुआ होगा, आपको लताड़ा गया होगा, आपको भगाया गया होगा, ऐसे कुछ? मैं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो मेरे समय के साथ हुआ है।
मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे आगे निकल चुका हूं अभी। और आज भी जो हो रहा है ना, आज जो मुझे सर सर बोला जा रहा है, ये भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे समय के साथ हो रहा है। कल हो सकता है मेरा बुरा टाइम आएगा, तो वो जो हुआ ना उससे भी बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि ये समय के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि मैं अब इतना ऊपर उठ चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं समझ गया हूँ। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं। सर एक सवाल सर, तुम्हारा दोस्त उसी टाइम में तो तुमको बोला ना 20 रुपए तुम्हारे पास है, तो वो बोला ना, उसी टाइम में तुम्हारा दिमाग में क्या चलता सर? मतलब हम अपना टाइम आएगा ऐसा कुछ? नहीं, इतना मालूम नहीं था सर, पर इतना गारंटी था। मैं अपने आप को बोलता था कि ठीक है ना, कि तूने ये सोचा है ना, तुझे बनना है, अब ये तो आएगा। और ये नया नहीं था, कई बार हो चुका था। कभी किसी रिश्तेदार के घर में गया, मैं टिफिन लेता था, 250 रुपीज महीने का टिफिन मिलता था, 2 टाइम का खाना। उस जमाने मुंबई में तो 2 टाइम का खाना ही मिलता था, तो मैं चाय भी नहीं पीता था उस जमाने में। అంటే అప్పుడు 2 పూట్లే हाँ, 2 टाइम खाना खाना है, नो ब्रेकफास्ट, नो इन बिटवीन कुछ, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। और एक सपना लिया था आपने, एक मिशन पे थे ना आप, तो वो मिशन था। क्योंकि और घर से पैसे नहीं मांगने, क्योंकि एक फार्मर फैमिली है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है मालूम थे, वो देखे थे मैंने। तो अब उनको और तकलीफ नहीं देना था, तो जो भी है अपना छोटा मोटा काम करके कुछ अर्निंग करना है और अपनी ज़िंदगी चलानी है बस। मतलब ये था। तो जितना हो सके खर्चा कट करना है लाइफ में। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस से जा रहे हैं, तो एक 10 रुपये का टिकट है, और 2 स्टॉप पहले उतर गया अगर, तो 5 रुपये टिकट है, तो बस 5 रुपये का टिकट निकालना है, 2 स्टॉप पहले उतरना है, बाकी दो स्टॉप चल के जाना है, फिर 5 रुपये बचाने, क्योंकि जाने के टाइम वापस वो 5 रुपये इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे जाके बस पकड़ना है। वो करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता था ऐसा, क्योंकि उस वक्त अच्छा भी लगता था। मतलब ऐसा कोई मैं बहुत त्याग कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, फेस्टिवल के दिन है और मैं टिफ़िन की जगह मैं सोचा था कि यार किसी रिश्तेदार के घर में जाके, बहुत नज़दीक के रिश्तेदार, मैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर, बहुत ब्लड रिलेशन में। ओके। और जब मैं गांव में था, तो वो जब शहर से गांव में आते थे, तो मेरी माँ उनको मतलब बड़े प्यार से मिलते थे, वो भी बड़े प्यार से मिलते थे। और फिर वो गांव में जो होता है, मूंगफली है या वो सीज़न की कोई सब्जी है या गेहूं चावल है, वो उनको गिफ्ट देती थी माँ मेरी। तो वो मतलब मुझे लगता था यार ये बहुत अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन है। तो ऐसे किसी फेस्टिवल के दिन मैं वहाँ चला गया और मैं ये सोचा था कि वो कुछ फेस्टिवल का जो खाना होता है ना अपना, हर ट्रेडिशन में, तो वो खाऊंगा और ये अच्छे लोग हैं, थोड़ा मिलूंगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर वहाँ जाके वो मियाँ बीवी जब जाता था तो वो मियाँ बीवी आपस में झूठ मूठ का झगड़ा करते थे और मुझे बोलते थे जा यार तू, अभी झगड़ा हो गया है, और मुझे भगा देते थे। अब मैंने वहाँ भी बोला नहीं, मुझे टिफिन नहीं चाहिए आज, यहाँ भी खाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तो किसी गार्डन में जाके पर वो दिन मुझे सिखा गए, बहुत कुछ सिखा दिया एज एन एक्टर। मैंने उसका इस्तेमाल किया एज एन एक्टर। अब जब ऐसे सीन आते हैं ना, ऐसे या ये टाइप के या ये साइड के, दोनों साइड के, मतलब विलन भी करने के टाइम वो विलन ही था ना, ये दोनों सीन में विलन भी है, मतलब हीरो भी है विलन भी है। तो अब दोनों करना है, तो मेरे लिए दोनों ईजी हो गया, क्योंकि मैंने लाइफ में जिया है वो। तो मैं जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो रियल कितना हो सकता है कि ऑडियंस के हुस्बम्स आने चाहिए, ऐसा परफॉर्म करते हैं। और अभी बाला सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे अभी ऐसे सीक्वेंस। हाँ, बाला सर के साथ तमिल मूवी, बॉबी डायरेक्टर है, वो आने वाली है जनवरी में, अनाउंस भी हो गया है, जनवरी में आ जाएगी करके, NBK 109। तो उसमें मैं पहली बार तेलुगु ऑडियंस के लिए बालकृष्ण गारी मूवी, ओके, बालकृष्ण,
बालकृष्ण ఓకే गारू, हाँ బాలకృష్ణ గారి మూవీలో हाँ నైస్ तो उसमें वो जो कैरेक्टर है अगेन मैं जो हूँ किसान, ఓకే ऐसा कुछ है, आप देखेंगे तो उसके लिए फिल्म देखना నైస్ पड़ेगा। సార్ బాబీ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంటే బాగా పెద్ద మూవీ. మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది కూడా ఏంటంటే ఫార్మర్ క్యారెక్టర్. हाँ मतलब एक है बहुत इमोशनल है, Emotional, okay. और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और करने में बहुत मजा आ रहा है. अभी भी शूटिंग है, Okay. अभी शूटिंग चल रही है इन बिटवीन. आज छुट्टी है तो आपको मिलने आया हूँ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ విత్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలా అనిపించింది అసలు? ఏంటంటే బిఫోర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, సో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక చిన్న మూవీలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు. దెన్ లేటర్ ద లెజెండరీ लीजेंडरी एक्चुअली. అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో యాక్టింగ్, ఆయనతో సరి సమానంగా కూడా అంటే ఢీ కొట్టే టైప్లో చందర్ అనే క్యారెక్టర్. तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है तो ऐसे जो बड़े लीजेंड लोग होते हैं ना, मतलब राम गोपाल वर्मा लेके बच्चन साहब, क्योंकि उस वक्त बच्चन साहब और राम गोपाल वर्मा भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, యా आरजीवी बराबर. और दूसरी तरफ बच्चन साहब बहुत बड़े मिलियनियर स्टार, बिग स्टार, जो भी बोलो आप, सब कुछ वो थे. और ऐसे लोगों के साथ एक नया लड़के को काम करने को मिलता है, और वो भी अच्छा कैरेक्टर, ऑथर बैक कैरेक्टर बोलते हैं ना, जो मतलब जो लिखा ही अच्छा था. యా तो ऐसा करने के टाइम एक तो मज़ा आता है पहली बात, और कॉन्फिडेंस तो था. मैं Yeah. थिएटर किया था बहुत लीजेंड एक्टर के साथ, नाना पाटेकर जी, యా उनके साथ विजय मेहता, अगेन मेरी गुरु, गुरु. उनका आशीर्वाद मेरे पीछे है. पंडित सत्यदेव दुबे मेरे गुरु, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है. मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, एक लाइफ जी है. तो पहले ही दिन उनको समझ में आता है. एक एक्टर क्या होता है ना, एक्टर को एक्टर समझ में आता है. ఓకే तो पहले ही दिन पहला शॉट, ఓకే बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने, और उनके साथ परफॉर्म करना है और उनके ऊपर गुस्सा करना है. और वो सीन है, वो शिंदे के आदमियों ने फिर से नाटक शुरू किया. आपने उस वक्त मुझे रोका नहीं तो मैं, ये सीक्वेंस था. और कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली, ఓకే पर मैं थिएटर वाला ना, सामने वो सोफे पे बैठे हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देख रहा था, ऐसा घूर रहा था एकदम. अभी एक्शन बोलेंगे तो डायलॉग बोलना है. मेरी आंखें देख के मुझे बोलते भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब. तो मैं वो रूम से भाग गया, दूसरे रूम में गया. रामू जी मेरे पीछे आए, बॉस. बोले क्या हुआ? उनको लगा पहला ही दिन है ये रवि को कुछ क्या भाग गया. तो उन्होंने फ्रेम में देखा तो मेरे पीछे आए, बोले क्या हुआ रवि, क्या हुआ? ఓకే तो मैं बोला नहीं सर, वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. मैं ऐसे देख रहा था उनको, तो बोलते भैया मारेगा नहीं ना, तो इसलिए मैं आ गया. अच्छा ठीक है रवि संभाल लेना. मैं बोला हाँ सर कुछ नहीं. मैं गया, फिर वापस खड़ा हो गया, ऐसे कैमरा पीछे. तो मैं बोला अभी आंखें बंद रखते हैं, जब एक्शन बोलेंगे तो आंखें खोलेंगे. तो वही किया, तो उनको समझ में आ गया, पर ये एक्टर अच्छा है. Okay. हाँ, वो तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा एकदम जोश में खड़ा है बंदा. तो बाद में तो मतलब इतना सपोर्टिंग थे वो, तो मतलब थैंक्स, वो मुझे इतना उन्होंने ये किया. कभी कभी हमारे साथ में सीन है तो वो पहले सीन शुरू होने के पहले बोलते थे अरे भाई सुनो एक बार डायलॉग बोल के देखते कैसा होता है. बच्चन साहब मुझे पूछ रहे, मतलब मेरी उस वक्त की एज और उनका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था फिल्मों का. पर वो, और जब समझ में आता है ना एक ये अच्छा एक्टर है तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ కూడా అని విన్నాం. बहुत और बहुत वो इतने घुसे हुए हैं ना कैरेक्टर में, इतने घुसे रहते हैं ना, वो मनन करते रहते हैं. मतलब मैं कई बार उनको ऑब्जर्व करता था, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया ऐसे. ये मेरी एसेट है अगेन. मैं बहुत सीखते रहता हूँ, रोज सीखता हूँ. Okay. एवरी डे एज एन एक्टर, एवरी डे इज अ न्यू डे. న్యూ డే ఇస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్. हाँ इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. రైట్ मतलब मैंने ये किया था करके आज मुझे यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है. मुझे आज जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे प्रूव करना है कि वाई आई एम हियर. yes बराबर. तो वो मतलब चिरंजीवी सर से मैंने सीखा. उनका भी जो परफॉर्मेंस आचार्य जब कर रहा था, हाँ. तो 22-25 दिन साथ में काम किया. तो इतना ये हुआ ना, मतलब रजनी सर से मैंने सीखा, काला किया जब, तो वो सेट पे रहते हैं और अपने काम में इतना कंसंट्रेट करते हैं ना
वो अलग अलग तरीके से मतलब उस मनन कर चलता रहता है, पर वो समझ में आता है। मतलब अभी समझो मैं हूँ, मैं बच्चन साहब भी ऐसे करते थे, मतलब लाइन पेपर देखेंगे, मतलब क्या करूं मैं, और वो समझ में आता है। एक्टर की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। हाँ, okay. चिरंजीवी सर को भी मैंने देखा ओके इतना, और रजनी सर को भी मैंने देखा। मतलब वो जीते ही एक्टिंग है, वो उनके नस नस में एक्टर भरे हुए हैं। या और वो खुशी से करते हैं, वो सेट छोड़ते नहीं है, सेट पे रहते हैं। तो ये उनसे मैंने कई चीज़ें, मतलब इन लोगों से ना, बड़े बड़े लीजेंड लोग, इनसे मैंने कई चीज़ें मुझे मिली है। और इसलिए वो ग्रोथ हो रही है 20 साल, इसलिए आज तक मैं और सीख रहा हूँ। हाँ। और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। सर नाइस सर, ये बहुत तुम्हारे पास बहुत कहानी है। बहुत कहानियाँ हैं, बहुत। और जिंदगी ने बहुत सिखा दिया, हाँ। बहुत बहुत, मतलब बहुत एक क्या कहते हैं कि जो सोचा नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। आज भी मैं जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ, हाँ. तो मुझे लगता है ये सपना तो नहीं है। మీకు అనిపిస్తూ ఉంటది కదా ఇది నిజమా కాదా हाँ, డ్రీమ్ అన్నట్టు మీరు చెప్పినట్టు कभी कभी लगता है ना हाँ. कि ये मतलब, पर ये सच है। हाँ. क्योंकि ऐसे चीटी निकाल के देखता हूँ तो ये मतलब ये सपना नहीं है। ఇది నిజమే हाँ, मतलब ఇది निजमे। इधर निजम है, ये पता चल जाता है। Yeah. और इतने लोगों के साथ काम किया यहाँ पे भी, तो मैं थैंक यू कहता हूँ रोज। Yes. भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि जो दिया बहुत दिया। యూజువల్గా మీరు 6 ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేశారు. ఈ 6 ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు? ఎక్కువ ఫిలిమ్స్? ऑलमोस्ट नियर बाय 300 हो गया। టోటల్ 300. हाँ, 300 ఎక్కువ ఏ లాంగ్వేజ్? ज्यादा कन्नड़ा में हुआ। కన్నడ में? हाँ, 100 के ऊपर कन्नड़ा में हुआ। सेंचुरी मारे। हाँ, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहली फिल्म जो मैंने की साइनाइड एज अ लीड रोल, Okay. इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन, एंड आई प्लेड दैट शिवरासन कैरेक्टर। ఓకే. तो और वो हिट फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी एज अ हीरो, नेगेटिव हीरो। నెగిటివ్. हाँ, और वो हिट हो गई। ये वो तमिल में भी हिट हुई थी। तेलुगु में रीमेक करना था, पर वो नहीं जम पाया अभी तक। हो गया वो, मतलब अभी 20 साल हो गए उसको भी। तो वहाँ पे बहुत काम मिला, और वहाँ पे भी पुनीत सर के साथ, अब तो वो चल गए बेचारे, अप्पू सर, शिवन्ना के साथ, या सारे स्टार के साथ ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कर चुका 4-4, 5-5 फिल्में। వేరే లాంగ్వేజ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నడ లాంగ్వేజ్ లో కన్నడ పీపుల్ కి మీరు ఇంకా బాగా తెలిసే ఉంటారు. बिल्कुल, वो तो मुझे अपना घर का समझते हैं। मतलब अरे ये रवि का है, मतलब ये कन्नड़ी का है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि यार ये पता नहीं ये सच है या झूठ है। तो मतलब कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि यार नहीं ये सच है। पर కన్నడలో అన్ని మూవీస్ చేశారు, కాకపోతే అందరికి తెలుగు వాళ్ళకి కూడా బాగా గుర్తుండిపోయిన క్యారెక్టర్ దండుపాల్యంలో మీ క్యారెక్టర్. यस, వా, మాకైతే లిటరలీ షివరింగ్ తెప్పించారు మీ యాక్టింగ్ తో. थैंक्स टू माय डायरेक्टर श्रीनिवास गारू। वो आंध्रा से ही है। Yes. वो पहले हम लोग कन्नड़ में शूट किया था, और वो शूट करने के टाइम ही कुछ ऐसा, मतलब वो रियल स्टोरी है ना। యా రియల్ हाँ, స్టోరీ. वो हम लोग वो जो लोग हैं दंडुपाल्या गैंग, हाँ. वो मैसूर जेल में हम उनको मिले भी थे। రియల్లీ? पार्ट 1 जब शूट किया हम लोगों ने, Okay. तो वो मैसूर जेल में थे। तो मैसूर जेल में जाके हम लोग शूट किया था, रियल जेल में। और जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे भी जाके शूट किया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ये सब कुछ, और वो जिस तरीके के लोग थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, हाँ. किसी मंदिर में नहीं गए कभी। तो उनकी लाइफ ही ऐसी थी। मतलब हो सकता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है उन लोगों के पास उस Okay. वक्त। हाँ. जब क्राइम कर रहे थे ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कुछ नहीं था। मतलब एक होता है ना आपके जैसे रेशन कार्ड होता है या कुछ लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ. वो ऐसे ही जहाँ गए वहाँ, और पहला मर्डर शायद उन्होंने जो किया ना, उसके बाद उनको वो आदत लग गई थी, और उसके बाद मर्डर करते गए। मतलब वो 2-3 स्टेट में उन्होंने मर्डर किए थे। महाराष्ट्र तक पहुंचे थे वो लोग, पूना में भी मर्डर किए थे उन लोगों ने। पर वो अनडिटेक्ट, बाद में पता चला कि जब इनको पकड़ा तो ऐसे, क्योंकि उनका स्टाइल वो था, वो एक रॉड लेना और रेकी करना घर का, और ये सारा जो मामला है ना, मतलब उस कैरेक्टर उन लोगों को मिलने के बाद हम लोगों ने, या डायरेक्टर ने भी पहले उनके बारे में बहुत स्टडी किया था। श्रीनिवास सर ने, शिनू सर ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी हम लोगों को।
तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रेकी करने का स्टाइल, और वो एक होता है ना क्या बोलते हैं वो एनिमल जो बहुत शांत रह के ऑब्जर्व करता है और अटैक करता है, वुल्फ सर जैसा, तो वैसे वो थे। और वो करने के टाइम बहुत तकलीफ होती थी हम लोगों को एज एन एक्टर मुझे। సార్ ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కానీ అంటే వాళ్ళు చేసే స్టైల్ కానీ అన్నీ మీరు ఇన్పుట్స్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారా లేకపోతే नहीं, कई एक्टर का भी होता है। ये तो अपने गांव की बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी। हाँ गांव में ऐसे ही लोग बैठते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो किसान हूँ, तो मेरे लिए तो वो इजी था। और अभी जो इस तरह की जो मराठी में मैंने जितनी भी फिल्में की है ना, अभी मराठी में मैंने 20-22 पिक्चर की है अभी तक, तो वो सारे मैंने ऐसे ही कैरेक्टर किए। मराठी में स्पेशली मैं पुलिस ऑफिसर नहीं करता हूँ, मराठी में विलन नहीं करता हूँ। अभी एक करने जा रहा हूँ विलन, और वो कहानी अलग है। तो अभी तक मैंने जो जितने भी कैरेक्टर किए ना, मतलब फार्मर्स किया है मैंने ये शेपर्ड किया है, ये बकरी चराने वाले लोग होते हैं ना, वो लीड रोल है हमारा फिल्म में, मेरी लीड रोल है। तो ऐसे वो ऐसे ही ये तार के ऊपर कसरत करने वाले जो समाज है अपना, बंजारा समाज, वो ऐसे ही बच्चों को तार के ऊपर या बाम्बू के ऊपर खड़ा करके, वो भी कैरेक्टर किया है मराठी में मैंने। तो ऐसे सारी मैंने ऐसी फिल्में की है। అంటే అవన్నీ రూరల్ క్యారెక్టర్ हाँ, रूरल एकदम Rural रूट वाले कैरेक्टर। रूट वाला कैरेक्टर। तो वो क्योंकि हम थिएटर में सब कुछ कर चुके हैं, थिएटर में ये सारी चीजें कर चुके थे। पर अब फिल्मों में क्या हुआ है कि रवि काले मतलब विलन, पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा हो चुका है। तो मैंने मराठी जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी मदर टंग है, तो वहाँ पे कई डायरेक्टर को जब मुझे बात करने लगे तो मैं बोला यार ऐसा कुछ अगर सब्जेक्ट है तो मुझे बुला लो, वो विलन के लिए मत बुलाओ। मतलब बहुत बड़ा बजट का फिल्म, मराठी फिल्म विलन, वो भी मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यही करना है। तो ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर किए मैंने, तो 20-22 फिल्में किए। तो वो भी लोग जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो लोग सेम आपके जैसा सवाल पूछते कि ये बॉडी लैंग्वेज कैसे आती है आपकी। आप क्योंकि अभी आप मुझे ये मॉडर्न देख रहे हैं ना, आप एज एन रवि काले एक्टर देख रहे हैं, पर रवि काले एक्टर के अंदर एक किसान बैठा हुआ है, एक वो छोटा तार के ऊपर कसरत करने वाला, डोंबारी बोलते हैं हमारे मराठी में, डोंबारी बैठा हुआ है, वो बकरी चराने वाला भी बैठा है अंदर। क्योंकि ये मेरे नजदीक के लोग हैं, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन कर रहा था ये मेरे साथ थे। मतलब वो बकरी चराने वाले के साथ मैं कभी है, तो उसके साथ बैठा हूँ, उसके साथ खाना खाया है। तो ये सारी चीजें, वो बकरी चराने वाले आपके खेत में आके उनका ये डालते हैं, पाल डालते हैं बोलते हैं, तो वो हाँ वो ऐसी जाली लगाते हैं बकरी। तो उनके साथ मैंने बैठ के उनके बच्चों के साथ खेला है मैंने बचपन में, और उनके साथ खाना खाया है मैंने। तो और एज एन एक्टर आपको अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बराबर, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे, जब तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, यहाँ आने के बाद यहाँ का जो कल्चर है वो आपको समझना पड़ता है। पहले वो कल्चर समझना है, यहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये साउंड, एक लैंग्वेज का साउंड होता है, बराबर। अपना जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ये सेम साउंड है, थोड़ा ड ड ड ड ड ज्यादा है, बराबर। तमिल मलयालम में नेजल साउंड ज्यादा है, नेजल साउंड ज्यादा है। बंगाल में जाओ तो वो राउंड साउंड है, गोल गोल थोड़ा, छौकप है, गाओ गाओ। तो ये साउंड सुनना है पहले। गुजरात में वो साउंड अलग है वापस, तो ये साउंड समझना है पहले। हिंदी का साउंड अगर अलग है, तो ये साउंड सोच के फिर वो परफॉर्म करना है, फिर वो लैंग्वेज समझना है। तो मेन है ऑब्जर्वेशन एज एन एक्टर, राइट। तो ये हम लोग वो वही पढ़ते हैं, और ये सब मेरे गुरु ने सिखाया है। मैं कई बार बोलता हूँ, आपको माइथोलॉजी में एक कुबेर पता है, पर मुझे ऐसे 2 कुबेर मिले, जो एक पंडित सत्यदेव विजय मेहता मेरे गुरु, और उन्होंने वो कुबेर जो है ना अपने माइथोलॉजी का, उनका धन अगर आपने लुटा दिया तो खत्म हो जाएगा। पर इन्होंने मेरे पास ऐसा धन दिया, ऐसा एक्टर बना दिया, वो खर्च करने के बाद, उड़ाने के बाद बढ़ता है। तो उनको भी థ్యాంక్స్, యూ హావ్ టు సే థ్యాంక్స్। అంటే మీరు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన ఇద్దరు గురువులకి చెప్పుకోవాలి। गुरु बिल्कुल नहीं, मेरे अगर गुरु नहीं मिलते ना मुझे, मेरा जो, मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि एक जन्म मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, और दूसरा जन्म मुझे मेरे गुरुओं ने दिया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, जीना सिखा दिया, बिहेव कैसे करना है वो सिखाया, सब कुछ सिखाया। क्योंकि मैं गांव का आया हुआ एक रॉ बंदा था, रॉ, एकदम रॉ, और उसको उन्होंने
पॉलिश करके मार्केट में छोड़ दिया Hmm. और बस यहाँ तक पहुँच गया. దండుపాల్యం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎలా అనిపించింది అది పార్ట్స్గా కూడా తీశారు సెకండ్ పార్ట్ అని అలాగా हाँ टिल 4th पार्ट तक Fourth गए हम part लोग. तक हाँ मैं लास्ट ढाबा करके फिल्म में चौथा और बाद में डायरेक्टर को हमने रिक्वेस्ट किया बंद करो क्योंकि नहीं बहुत तकलीफ होती है क्यों सर? एज एन एक्टर आपको बहुत टॉर्चर करता है वो कैरेक्टर ఓకే क्योंकि मैं तो अलग हूँ ना अब मुझे वो परफॉर्म करना है యా और एक महिला के ऊपर अत्याचार करना है तो रवि काले को तकलीफ होती है एक्टर कर देता है वो पर रवि काले को कभी रात को नींद नहीं आती है उसकी वजह से और ఇది యూజువల్గా రేప్ అండ్ మర్డర్ ఇవన్నీ ఇంత క్రూరంగా కూడా बहुत- అంటే పిక్చరైజేషన్ కూడా అలాగే చూపిస్తారు हाँ नहीं वो करना ही पड़ता है ना आपको वो पर मैं एज एन एक्टर मैं ये करता हूँ मैं जो भी फीमेल सामने है अभी टॉर्चर करना है उनको तो मैं पहले उसके पाँव पड़ता हूँ ये मेरी आदत है पहले से ఓకే मैं पहले वो फीमेल को थोड़ा एक झापड़ भी मारना है ना तो भी मैं पहले उनको बोलता हूँ मुझे माफ़ कर दो ये करना है मुझे पर ये मुझे नहीं करना है ये डायरेक्टर को करवाना है और मैं अच्छा नहीं करूँगा तो वो रीटेक बोलेगा ఓకే और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ होगी तो प्लीज़ हेल्प मी और मैं उसको बोलता हूँ सॉरी मुझे माफ़ करना मैं सीधा पाँव पकड़ता हूँ मुझे कोई मैं बड़ा आदमी या बड़ा कुछ नहीं है वो एक आर्टिस्ट है और वो एक फीमेल है तो उसका रिस्पेक्ट मुझे करना है पहले Right. और मैं उनको और क्या होता है थोड़ा सा बॉडी ये करने के टाइम हो सकता है आपका इधर उधर कुछ टच लगे Yeah. तो इसके लिए भी मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ कि अगर कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर देना मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है पर अगर कुछ हो गया गलती से क्योंकि मूवमेंट में कहीं हो सकता है तो ये मेरी आदत है और जितने भी फीमेल आर्टिस्ट आज तक मेरे सामने आए जिनको मुझे टॉर्चर करना है उनको मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ Okay. शॉट के पहले कि अगर कुछ हो गया तो కానీ मुझे माफ करना. అది చాలా ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించుంటుంది కదా हाँ क्योंकि ये मेरे लिए तपश्चर्या है హా. ये मेरे लिए मेरे भगवान है एक्टिंग मेरे लिए मेरा भगवान है तो मेरे भगवान बोलता है कि ये कर लो तो मैं कर देता हूँ ఓకే और मैं पाँव पकड़ता हूँ सीधा मतलब लिटरली कोई मुझे उसमें शर्म नहीं आती है सबके सामने मुझे कोई शर्म नहीं है तो और ये वो फीमेल को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर యా రైట్ तो वो भी डरती नहीं है फिर मेरे Yeah. से तो वो एक सीन में क्रिएट हो जाता है बराबर ఓకే इसका फायदा भी होता है నైస్ అంటే తెలుగులో మీరు చాలా మూవీస్ అనేది కూడా యాక్ట్ చేశారు యూజువల్గా తెలుగులో మీకు నచ్చిన మూవీ నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ दृश्यम వా वीरभद्रा వీరభద్ర క్యారెక్టర్ क्योंकि वो इसलिए स्पेशल है हाँ। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर किए मैंने पर वो इतना मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह नीचे से आता है वो बंदा हाँ। वो भी आगे ना अथरबैक कैरेक्टर ऐसे स्लो पॉइजन से आता है वो मतलब धीरे 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 ऊपर जाता है और एंड में जाके बोलता है वेंकटेश सर को సినిమా అయిపోయింది రాంబాబు ఇంకా హ్యాపీగా నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ జైల్లో కాపురం పెట్టుకోవచ్చు और आंख मार के निकल जाता है तो और वो बच्ची को मारने के टाइम छोटा बच्चा हाँ छोटा बच्ची को मारने के टाइम मतलब मैं तो उस वक्त मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि एक आपको लगता है नहीं यार ये छोटी बच्ची है बहुत प्यारी सी बच्ची है और उसको ऐसे और वो बोलती नहीं बोलती हूँ और उसके बाद वो जो लुक देता है हाँ सर करने के टाइम ना एज एन एक्टर मैं कर देता हूँ पर अंदर से बहुत तकलीफ होती है रवि को तकलीफ होती है एक्टर को नहीं एक्टर वो तो कर देता है అంటే ఆ చిన్న పిల్లని కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు దెన్ లేటర్ మీ కళ్ళలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది Yes. నేను చెప్పింది నిజం मेरे सीनियर कांस्टेबल है హా वो भी एक सीन मुझे आज भी याद है హా वो मैडम बोलती है कि सब लोग बाहर जाओ सब लोग निकलते हैं अब बोलते वीरभद्रा तुम रुको और वो जा रहा है मेरे से ऐसे मेरा ड्यूटी देने वाला ये है वो कांस्टेबल मतलब हेड कांस्टेबल सीनियर एक्टर ऐसे जा रहा है और मैं उनको ऐसे देखता हूँ हाँ मैडम शुरू हो जाओ रे वीरभद्रा शुरू हो जाओ अब मैं जो मारना शुरू कर देता हूँ एक एक को मतलब नाउ आई एम द बॉस और वो फिर केस ओपन हो जाती है एंड में जाके बच्ची को मतलब वेंकटेश सर को भी मारता हूँ उनकी वाइफ को मारता हूँ बच्ची को लैंड में जाके बच्ची को जब हाथ उठा पाँव से ऐसे शुरू कर देता हूँ और बोलती नहीं मैं बोलती हूँ యా फिर
मैं बोल रहा था ना, मैं सच हूँ वो जो है ये क्रुएल्टी है, पर वो सिनेमा में वो करते हैं हम लोग, और एक्टर को तकलीफ नहीं होती है, रवि काले को तकलीफ होती है पर 100%। और रात को कभी कभी ऐसे सीन करता हूँ तो नींद नहीं आती है, वो भी है, वो टॉर्चर करता है कि यार तू इतना गंदा कहाँ से हो गया। पर इसका एक फायदा हुआ है लाइफ में, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ मीडिया में, जितने भी विलन है ना वो बाद में संत होने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये जो क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डेविल बैठा है, एक मतलब इंसान, मतलब देव भगवान, गुड एंड बैड दोनों है। तो हमारा पूरा बैड है ना वो स्क्रीन के ऊपर निकल जाता है। हाँ। तो कई बार मैं सेट पे जब कोई आर्टिस्ट के साथ बात करता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि यार आप एकदम संतों की तरह बात करते हैं, तो उसका रीजन भी ये है क्योंकि वो सब जो गलत चीजें हैं ना वो ऑन स्क्रीन निकल गई। हाँ। अब बचा, अब सब अच्छा ही बची है, तो इसलिए ये पेड़ को बचाओ, ये बचाओ यार, ये नहीं मत करो वो, और गलत ऐसा सीन करने के बाद रात को नींद नहीं आना, ये सब इसके लक्षण है, क्योंकि हम संत बनने की तरफ चले जाते हैं దృశ్యం మూవీలో మీ యాక్టింగ్ అయితే నిజంగా అంటే అందరికీ భయం తెప్పిస్తూ చిరాకు కూడా తెప్పిస్తుంది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. एक्चुअली इट्स अ सर्टिफिकेट, या गुड एक्टर सर्टिफिकेट। मैंने देखा है थिएटर में मुझे गाली देते थे लोग, वो सीन आने के बाद। हाँ मतलब माँ बहन की गाली देते थे, तो वो मेरे लिए अवार्ड है मैं सक्सेस हो गया वहाँ पे। అంటే విలన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు obviously అలా వాళ్ళు దాని తగ్గట్టు రియాక్ట్ అయితేనే ఒక యాక్టర్ గా మీరు సక్సెస్ అయినట్టు. अभी ये साइड जो बचा है ना एकदम इमोशनल, वो साइड अभी करना है, और अभी शुरू हो गया है। अभी वो भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत नए नए विलन आ गए, तो मैं अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ इमोशनल कैरेक्टर एकदम, और वो भी जेन्युइन। मतलब अगर मैं स्क्रीन पे रो दूं ना तो ऑडियंस भी रो जाए इस तरह के। సార్ ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేశారు, విలనీగా కానీ లేకపోతే కొంచెం మరీ అంటే కొట్టేటట్టు తిట్టేటట్టు ఇలా బోల్డ్ అని చేశారు, నెగిటివ్ రోల్స్ కైండ్ ఆఫ్. यस। సో మీ లైఫ్లో సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ రోల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, సో వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ రోల్? ड्रीम रोल एक्चुअली बहुत सारे ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। हाँ, अभी ड्रीम रोल यही है जो मैं मराठी में कर रहा हूँ, वो यही फार्मर का कैरेक्टर है, ये जो रूट के कैरेक्टर है ना, ये अब ये कमर्शियल फिल्म में अगर मिल जाए तो, क्योंकि इसका रीच ज्यादा है। ఓకే. मराठी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ तो मैं कर चुका है, अब रियाज हो गया है मेरा वहाँ पे, ఓకే. बराबर। थिएटर में भी रियाज हुआ है, अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी पोर्शन है एक लाइफ का, एक बहुत बड़ा इमोशनल और बहुत ही डाउन टू अर्थ जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो मैं अब करना चाहता हूँ। और उसमें जैसे लाइक हीरोइन फादर है, हीरो फादर है, इमोशनल। ఇప్పుడు ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి కదా. हाँ हाँ, तो अभी जो हुआ ना, तो विदाउट ग्लिसरीन, विदाउट रियल क्या होता है, Yeah. वो करना चाहता हूँ। और बस, पर मराठी में ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, Yeah. पर उसका रीच कम है। अभी ये तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, Yeah. रीच ज़्यादा है। ज़्यादा. तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे अब शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और ये करूँगा तो और एक मज़ा आ जाएगा, और करने में मज़ा आता है ये कैरेक्टर विलन से ज़्यादा। ఓకే, నైస్. సో మీ ఫేవరెట్ హీరో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు? सब सब సబ్. हाँ, सब, क्योंकि सबके साथ काम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुका हूँ। तो और मेरा ये है ना, मुझे ये पहले भी पूछा गया था कि आपका मतलब आप किसको फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं, तो मैं सबको ऐसे रैंडम नहीं करता। मतलब एक एक्टर की एक फिल्म मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो फिल्म, Okay. जो दूसरी फिल्म नहीं अच्छी है तो मैं फॉलो नहीं कर सकता। Okay. क्योंकि मैं वर्क सेटिस्फाइड जहाँ मिलता है मुझे, वो मैं फॉलो करता हूँ, कि मतलब एकदम ब्लाइंड होके कि नहीं यार ये मैं इनका फैन हूँ, ऐसा मेरा नहीं है। तो हाँ, ये फिल्म में यार ये एक्टर मुझे अच्छा लगा, ये फिल्म में ये एक्टर अच्छा लगा, तो ऐसे मैं ये करता हूँ, क्योंकि वो काम का मैं भूखा हूँ कि अच्छा काम है यार ये, मतलब एक मैच में ये बंदा अच्छा खेला क्रिकेट में, Yeah. तो अपन होता है ना यार ये आज ये बंदा सही ये है, हीरो है, ये आज हीरो है, आज दिन का हाँ, यही तो आज हीरो के लिए है। ये हीरो है, कल दूसरा है, तो बस वो हीरो है, ऐसा हीरो है। और इंडस्ट्री में भी वही है ना, हर फ्राइडे एक हीरो चेंज हो जाता है जिसकी फिल्म हिट हो गई। కరెక్ట్ చెప్పారు. हाँ, అలాగే మీరు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు, అలాగే షియాజీ షిండే గారు కూడా సో ఫ్రమ్ సేమ్ మహారాష్ట్ర నుంచే వచ్చారు. సో ఎనీ ఫ్రెండ్షిప్ ఏమైనా ఉందా మీకు, మీ ఇద్దరికి ఏమన్నా? सयाजी शिंदे और मैं साथ में थिएटर में से, मतलब हम लोग
मतलब 96 97 में से थिएटर साथ में कर रहे हैं। ओके। हाँ, अलग थिएटर ग्रुप में, पर साथ में एक प्ले भी किया था हम लोगों ने, एक शोभा यात्रा करके। तो साथ में, और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और सयाजी शिंदे की जर्नी और मेरी जर्नी करीबन సేమ్ है। సేమ్ నేను అందుకే అన్నమాట అడిగింది. करीबन सेम అంటే మీరిద్దరు కూడా వచ్చింది సేమ్ మహారాష్ట్ర सेम నుంచి. सेम सेम సో ఫ్రమ్ इवन రూటెడ్ वो भी, वो सयाजी शिंदे भी एक छोटे से गांव से आए हुए Yeah. हैं, मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ। तो वो एक हमारा दोनों का एक दूसरे को पकड़ने का एक रीजन, वो कनेक्शन भी है ఓకే. कि यार तू भी गांव से है, मैं भी गांव से हूँ, और हम दोनों आंध्रा में पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, कर्नाटक में पहुंच गए, सब पूरे दुनिया में पहुंच गए। तो वो है, मिलते हैं कभी, साथ में काम को भी करते हैं, एयरपोर्ट में मिलना होता है तो बातें करते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे की शेयर करते हैं। ఓకే. तो कभी అండ్ ఇంకొక కామన్ థింగ్ అనేది కూడా ఉంది. ఏంటంటే షియాజీ షిండే గారు కూడా సో లైక్ రూటెడ్గా, సో ఒక ఫార్మర్ లాగానే ఉండాలి అని చెప్పేసి सेम सेम है, సేమ్ सब सेम है। वो भी पेड़ लगा रहा है, वो दूसरी जगह गांव में जाके लगा रहा है, मैं मेरे फार्म में लगा रहा हूँ। Yeah. इतना ही फर्क है बस, क्योंकि मैं दूसरे के फार्म में जाऊं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। Okay. तो मैं अपने फार्म में लगा रहा हूँ, और दूसरे के फार्म में ये जगह पे लगाऊं तो वो हो सकता है मेरे ऊपर केस करेगा। तो वो सयाजी ने कर दिया है। Yeah. वो पूरे लोगों को, गांव के लोगों को जमा करके वो करता है। मैं अपने फार्म में, हम जब मिलते हैं तो पेड़ों की बात करते हैं, दो ज़्यादा। तो बोलता है ये पेड़ लगाया क्या तूने, वो लगाया क्या तेरे फार्म में, हाँ था बस, मैं नहीं है तो मैं, मेरे को बोलो, मैं पेड़ भेज देता हूँ उधर। ऐसी बातें होती है हमारी, और बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को मिलने में, बात करने में। సూపర్ సార్. అండ్ సో ఓన్లీ యాక్టింగ్ ఏనా, లేకపోతే అదర్ దెన్ యాక్టింగ్ కాకుండా సో పొలిటికల్ సైడ్ కానీ అలా వెళ్ళే ఆలోచన ఏమన్నా? हाँ, बहुत इन्वॉल्व हूँ। हाँ, पॉलिटिशियन बनते बनते बच गया हूँ। Okay. बहुत ऑफर थे, हाँ, महाराष्ट्र में ही, मुंबई में भी, मेरे लोकल इसमें भी, पर मुझे लगता है कि वो समय नहीं था, टाइम नहीं था। पर पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ, मतलब कनेक्टेड हूँ, और जानता हूँ, और अच्छा लगता है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिक्स सब हमारे पे चल ही नहीं सकता है। देश अगर चलाना है तो अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए, Yeah. और तब जाके देश चलेगा। तो एटलीस्ट एक अच्छा समझदार वोटर। ఎందుకంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ విలన్గా చేసిన వాళ్ళు కానీ సో చాలా మంది కూడా పొలిటీషియన్స్ అయ్యారనమాట. यस, సో మిమ్మల్ని కూడా అలా చూడొచ్చా? हाँ, तो नहीं, मुझे भी ऑफर आए थे, पर मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, Okay. अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करने दो, एक्टिंग करने दो। और मैं ऐसे लीगली इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी पार्टी में अभी तक। मतलब मैं एक वोटर हूँ, ఓకే. पर समझदार वोटर हूँ, నైస్. देश के बारे में सोचने वाला वोटर है। बहुत बात किया सर. हाँ, ये इसलिए सोचा कि एक आने वाले लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ या से, कि मतलब रास्ता सीधा नहीं होता है कभी, बहुत कठिन रास्ता है, या पर चलना पड़ेगा। और आपके ध्येय की तरफ ध्यान रखो और काम करते रहो, तो सक्सेस मिलेगा आपको। రైట్ సార్. वो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि आपने रास्ता, वो हाईवे नहीं पकड़ा है आप। और हम जिस रास्ते पे चलते हैं ना, वो 10 कदम आगे चलने के बाद पीछे का रास्ता भी मिट जाता है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे आया हूँ, या क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यार रास्ता गायब है। तो हमारा इंडस्ट्री में ऐसा है. हाँ, क्योंकि आपका भी इंडस्ट्री ऐसा है ना, मतलब एक पत्रकार होता है, वो बहुत ऊपर चला जाता है, एक नहीं जाता है, एक तो वहीं पे रह जाता है बेचारा। क्यों होता है ऐसा? स्टडी तो सेम करते हैं। हाँ, क्योंकि वो आपको चलना है, आपको अगर पैशन है तो 100% आप लेट से ही आगे पीछे पहुंच जाओगे। या तो ये, और ये इंडिविजुअल करियर होता है ना, एक सेल्फ करियर जो होता है, Yeah. ये ऐसे ही होता है। या सर. यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ఇప్పటి వరకు మీరు బోల్డ్ అనే మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు, ఎంతో మంది హీరోస్తో కూడా యాక్ట్ చేశారు, ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఇంకా మీ దగ్గర అడగడానికి కూడా ఏం లేదు. సో థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోతున్న మూవీస్ ఏంటి? तो अभी यहाँ पे एक फिल्म है, जॉन करके डायरेक्टर है तेलुगु में। एक तो हरो महरा आई थी लास्ट मंथ, या सुधीर सुधीर बाबू बाबू के साथ। उसमें भी विलन कैरेक्टर, Yeah. वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोले रवि जी आपने तो कमाल कर दिया। हम तो वही करते हैं, क्योंकि हमको आता है, Yeah. अच्छा आता है। दूसरी फिल्म है, जॉन डायरेक्टर है, वो नए लोग हैं, पूरी नई टीम है। उसमें हीरोइन का फादर कैरेक्टर है, वो इमोशनल पुलिस ऑफिसर है पर हीरोइन का फादर है। ఓకే.
तो उसका वो अच्छा कैरेक्टर है, वो एक फादर भी है, एक पुलिस वाला भी है, और एक इंसिडेंस में उसकी जो सैंडविच हो जाता है ओके तो वो कैरेक्टर है एक अलग लेवल पे। और फिर बालैया सर के साथ, बालकृष्णा सर के साथ जो NBK 109 है, उसमें बहुत मेरे पसंदीदा कैरेक्टर है, फेवरेट फेवरेट है, क्योंकि जो मैं करना चाहता या हूँ ऐसा कैरेक्टर है, और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। डायरेक्टर बहुत खुश है, और अभी इंतज़ार है, Yeah. वो जनवरी में रिलीज़ होगी संक्रांति के वक्त, या तो इंतज़ार है। और बस वहाँ से एक अलग रवि काले, अलग एक्टर के विलन नहीं है भाई, पुलिस वाला भी नहीं है, अभी अलग जॉन में डोर रवि ओपन काले, है। हाँ दिखना शुरू हो जाएगा। और बस मज़ा आता है काम करने में। और कुछ बातें भी चल रही है, वेब सीरीज़ की बातें चल रही है तेलुगु में, तेलुगु ओके हाँ वेब सीरीज़ की बातें चल रही है, फिल्मों की बातें चल रही है। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस भी हुए, दिवाली में अनाउंस होंगे। तो और जनवरी तक तो फ्री नहीं है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइन में है, लाइन में है। वो उसके बाद तब तक नए आ जाएंगे और कुछ अच्छा ही होगा। రియలీ నైస్ సార్. సో మీ యొక్క లైఫ్ గురించి అలాగే మూవీస్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చక్కగా షేర్ చేసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थैंक यू, आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, యా और बस ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू. గైస్, మరైతే రవికాలే గారు తన లైఫ్ జర్నీ, తను ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ కానీ, ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి, లైఫ్ అంటే ఏంటో కూడా మనందరికీ చాలా చక్కగా వివరించారు. కాబట్టి మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య.